जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें साथ ही आपका जो सीआरपीएफ का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है आप लोग जल्दी से ऑनलाइन करा देंगे और इस क्लास का आनंद लेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जीएस जीके का एक हम दमदार सेशन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? जीएस जीके का एक दमदार सेशन डिस्कस करेंगे और इसमें सारे के सारे जो सीआरपीएफ एग्जाम में अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे के सारे हम देखने वाले हैं। और प्रतिदिन शाम 8:30 बजे जुड़ना ना भूलें हमसे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या देखेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लगभग सुपर 10 यानी कि जिस तरह से आपकी श्रृंखला शुरू की है सुपर 10 यानी कि 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इनका डिटेल से सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता। साथी मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि मैंने अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया था। जो आपने सुना होगा आपका डीआरडीओ सेप्टेम का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था डीआरडीओ सेप्टेम में। तो साथी जब मैंने डीआरडीओ सेप्टेम में एग्ज़ाम दिया तो मेरा 92 परसेंटाइल नंबर आया था। कितना? 92 परसेंटाइल। आपको लगना चाहिए कि इसमें तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए किसी ना किसी का, लेकिन कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि इसकी परसेंटेज ही साथी आपकी 98 97 से गई थी। 98 97 से इसकी परसेंटाइल गई। अब सोचो इतना कंपटीशन टफ हो चुका है। इसीलिए कहा गया कि जिस काम में काम करने की हद पार नहीं होगी तब तक वो काम किसी काम का नहीं होगा। यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ी सी रील चला लें, थोड़ा सा काम कर लें, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करनी होगी। ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि जो ये मेहनत सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी वो किसी काम की नहीं होगी यदि आप हद पार नहीं करेंगे मेहनत में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? क्या कह रहा है? किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? याद रखेंगे साथी, जब आपका बैसाखी का त्यौहार था। किसका? बैसाखी का त्यौहार था और साथी तारीख थी 13 अप्रैल 1919। क्या थी? 13 अप्रैल 1919 की साथी तारीख थी। इस दिन क्या होता है, एक यहाँ पर एक व्यक्ति था जो आपके अमृतसर थाने का अध्यक्ष था। किसका? अमृतसर थाने का, यानी कि कह सकते हैं पुलिस इंचार्ज था, थाना अध्यक्ष था। तो इसका नाम था साथी जनरल आर डायर। क्या नाम था? जनरल आर डायर। लेकिन यहीं पर एक व्यक्ति और था जो कि पूरे पंजाब का मालिक था, यानी कि पंजाब का गवर्नर था कह सकते हैं। तो उसका नाम था साथी माइकल ओ डायर। क्या नाम था? माइकल ओ डायर। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इस समय इस डायर ने जनरल आर डायर को आज्ञा दी कि जाओ, पता चला है कि पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही है, उस सभा पे जाओ, उसको भगा दो वहाँ से, यानी कि उनको खत्म कर दो। हमारे लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? रणनीति बना रहे हैं भारतीय। तो यहाँ पर क्या हुआ साथी, ये जाता है जनरल आर डायर और मात्र वहाँ पर ये 2 मिनट का समय देता है साथी। पूरी सभा को 2 मिनट का समय देता है, याद रखेंगे। और इस 2 मिनट में मात्र 5 फीट का या 5 मीटर का दरवाजा था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग सभा कर रहे थे। ठीक है, तो इन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। जब मौका नहीं मिला तो जनरल आर डायर ने बहुत निर्मम तरीके से इन लोगों की हत्या करना शुरू कर दी, यानी कि फायर करने का आदेश दे दिया। तो साथ ही वहाँ पर कहा जाता है, वहाँ पर इतने बुरी तरह से इसने हत्या कर दी थी, बहुत निर्मम हत्या की थी। और वहाँ के लोग बचने के लिए कुएं में कूद रहे थे। वो कुआं आज भी अमृतसर में बना हुआ है जिसमें वो लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि लाशों से पूरा का पूरा बाग लाल हो गया था। ऐसा कहा जाता है, पूरा का पूरा लाल खून और लाशें पड़ी थी पूरे बाग में, बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत निर्मम तरीके से इसने हत्या की थी। और ये जनरल आर डायर कहता था कि मेरे पास कारतूस खत्म हो गए वरना मैं और ज़्यादा लोगों को मारता। और इसी बीच एक व्यक्ति हुआ करते थे, भारत के महान आगे चलकर बने हैं, उनका नाम था सरदार उधम सिंह। और सरदार उधम सिंह का इस कांड में पूरा परिवार मारा गया।
इनका भाई, इनकी बहन, इनकी माता पिता सारे के सारे मारे गए। तो सरदार उधम सिंह ने उसी दिन शपथ ली थी। उस समय इनकी उम्र लगभग 12 से 13 साल थी। ये नहीं गए थे वहाँ पर, ये बच गए थे। और इन्होंने कसम ली थी कि मैं माइकल डायर को छोड़ूंगा नहीं, मतलब जनरल डायर को छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन इनको नहीं पता था कि आर डायर अलग है, ओ डायर अलग है। और इसी सरदार उधम सिंह ने जाकर के 1940 में इंग्लैंड में जाकर के माइकल ओडायर को मारा था। सरदार उधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड जाकर माइकल ओडायर को मारा था। और तभी कविता कही गई थी, जो जलियांवाले बाग में निर्दोषों का हत्यारा था, उस जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। ऐसी कविता इनके बारे में कही गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है साथी, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसी घटना को, क्योंकि इस दिन था रविवार, तो इसी घटना को साथी भारतीय इतिहास में खूनी रविवार की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास में खूनी रविवार की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हमने आपको बता दी है। 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी में त्यौहार था और इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल आर डायर द्वारा करवा दिया गया था। ठीक है, और बात की जाए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव की। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब के तलवंडी नामक ग्राम में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ननकाना साहिब, यहीं पर इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और इनका साथी जन्म कब हुआ था? 1469 में। इन्होंने एक अच्छा सा नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। ये किसका नारा था? तो गुरु नानक देव का था, जो कि सिख धर्म के पहले प्रवर्तक थे। और इन्होंने ये पहले अपने मन में एक कविता कहते थे। कहा जाता है कि जब बचपन में इनके पिताजी इनको खेत रखाने के लिए भेजते थे, खेत की सुरक्षा करने के लिए जानवरों से, तो ये कहते थे कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। यानी कि राम का ही दिया सब कुछ है, आप इसको, मेरा कुछ नहीं है, जो भी आए खा के चला जाए, जानवर आए या चिड़िया आए खा के चला जाए। ठीक है, तो ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, इसीलिए इन्हें भगवान की संज्ञा भी दी जाती है गुरु नानक देव। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आधुनिक पाकिस्तान में के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए दीपावली की, पूरे भारत में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। और रक्षाबंधन की बात की जाए तो भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक होता है और इस दिन बहनें भाइयों को बहुत ज़्यादा लूटती हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था साथी, काकोरी ट्रेन डकैती निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? क्या कह रहा है साथी? काकोरी ट्रेन डकैती निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो बात की जाए काकोरी ट्रेन डकैती की, तो ये घटना है 1925 की। सर 1925 में कब? तो 9 अगस्त 1925। कब साथी? 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी जो कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कहाँ से? लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। इस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर बीच में लूट लिया गया। साथी लूटा किसने था? तो इसमें एक संगठन था HRA। क्या नाम था इसका? HRA। साथी इसका मकसद था जो सरकारी खजाना है इसको लूटना। इसका पूरा नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम था। और इसकी स्थापना की थी साथी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल नामक एक व्यक्ति हुए करते थे। इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी HRA की। और कहाँ पर की थी? क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है आपको। कानपुर में एक DAV कॉलेज पड़ता है। ठीक है, यहीं पर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो जब ये HRA की स्थापना हुई, इसने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? और इनमें से बहुत सारे, अधिकतर लोगों को फांसी हो गई, जिनमें से पहले व्यक्ति का नाम था राजेंद्र लोहाड़ी। क्या नाम था? राजेंद्र लोहाड़ी। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप लोग। राजेंद्र लोहाड़ी जो थे ये भी शामिल थे। और इसके अलावा सरदार रोशन सिंह शामिल थे। कौन थे? सरदार रोशन सिंह इसमें शामिल थे। इन्होंने भी सरकारी खजाने को लूटा था। और इसके साथ एक और व्यक्ति ज़्यादा चर्चा में रहे थे, इनका नाम था अशफाक उल्ला खां। क्या नाम था? अशफाक उल्ला खां इनका नाम था। इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, अशफाक उल्ला खां ये भी इसमें शामिल थे। और इसके अलावा एक व्यक्ति और शामिल थे जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम था? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इनका नाम था, ये भी शामिल थे। और इनका पूरा नाम था साथी चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। क्या नाम था? याद रखेंगे, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस समय सचिंद्र नाथ सान्याल तो आत्महत्या कर लेते हैं और राजेंद्र लोहाड़ी को जाकर के गोंडा में फांसी हो जाती है। सरदार रोशन सिंह को फांसी होती है आपके इलाहाबाद में। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां इनको फांसी हो जाती है फैजाबाद में। जबकि जो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी यानी कि चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, ये आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे ये कहते थे, तो ये इस समय बच जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद याद रखेंगे 1925 में क्या हुआ था?
क्या हुआ था आपका काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि वर्तमान में डकैती की जगह एक्शन नाम बदल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 9 अगस्त 1925 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इन प्रश्नों, इन ऑप्शन का अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है 1923, बात की जाए साथी 1923 की, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और आपके साथ इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका, स्वराज पार्टी का साथी गठन किया था। इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और चित्तरंजन दास जिन्हें हम सीआर दास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सीआर दास के। तो इन दोनों ने मिलकर क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। जब 1924 का बात आती है सामने, तो इस समय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहां पर, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, जो कि एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आपके महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। सर कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन आपको बता दिया। इसके अलावा 1929 में एक प्रमुख घटना भी होती है, जिसके तहत कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, और इन्होंने कह दिया था कि हम 1 वर्ष में आज़ादी दे देंगे। क्या कहा था, 1 वर्ष में आज़ादी की घोषणा की थी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं साथी। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, 2 क्वेश्चन 1 वर्ष की आज़ादी से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है किस आंदोलन के तहत, किस आंदोलन के तहत 1 वर्ष आज़ादी की घोषणा की गई थी। एक आंदोलन था, और एक क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन के तहत 1 वर्ष में आज़ादी की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो आंदोलन की बात की जाए तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में, कब, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि हम 1 वर्ष में आज़ादी दे देंगे। ठीक है, गांधी जी ने वादा किया था भारतीयों से। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा 1929 में, जब लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसमें इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में हम आज़ादी दे देंगे, और अगले वर्ष जो कि 26 जनवरी होगा, क्या होगा, अगले वर्ष यानी कि 1930 का जो 26 जनवरी होगा, उस दिन हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन्होंने कहा था ऐसा, लेकिन ऐसा हालांकि दोनों बार भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन लेने के लिए प्रेरित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात की जाए साथी किस घटना के बाद इंग्लैंड के जो राजा थे, उन्होंने सोचा कि जो भारत में शासन चला रही ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अपने अधीन ले लिया जाए। क्योंकि साथी आप सभी को पता होगा, सिपाहियों ने 1857 में एक विद्रोह कर दिया था। कब कर दिया था, 1857 में। इसी को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ साथी, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिल गई, और इंग्लैंड वालों को पता चल गया कि अब हमें इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि ट्रांसफर जो शासन था उस वो राजा को कर दिया, यानी कि सम्राट को। उस समय महारानी विक्टोरिया यहाँ की क्या हुआ करती थी, क्वीन होती थी। ठीक है, तो इस समय इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये कौन सा आंदोलन था, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर इसी को पहला सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इन प्रश्नों का हम आगे चल करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की बात की जाए साथी, तो 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का तत्कालीन नवाब था आपका सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। इन दोनों के मध्य होता है युद्ध, और इस युद्ध में क्या होता है, कंपनी जीत जाती है, और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा, इनकी सेना ने गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था साथी, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इस समय क्या कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा पूछा जाता है क्वेश्चन बक्सर का युद्ध। क्या पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्या कहता है क्वेश्चन आपसे कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके तहत अंग्रेजों के भारत में राज करने के द्वार खोल दिए थे। तो यही ऐसा युद्ध था। इसमें क्या हुआ था, इसमें त्रिगुट सेना बनी थी। इसमें त्रिगुट सेना बनी थी जिसमें आपका बंगाल का नवाब था मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम। और इसमें यहां पर चित्रकूट हो गया। ठीक है, यहां पर त्रिगुट सेना थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। त्रिगुट सेना में कौन कौन था, तो शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली का नवाब था, यानी कि मुगल बादशाह था। और इसके अलावा अवध का नवाब हुआ करता था शुजा-उद-दौला। इन तीनों ने मिलकर सेना बनाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। इन तीनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, यानी कि मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और आपका इसके अलावा था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, हेक्टर मुनरो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया। और इसमें क्या होता है, हेक्टर मुनरो जीत जाता है।
जो हेक्टर मुनरो था ये जीत जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास युद्ध करने की आधुनिक तकनीक थी। ठीक है, तो इस समय जीत जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, भारत में दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के राज करने के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद 1707 का क्वेश्चन और पूछा जाता है। 1760 में सर बांडीवास का युद्ध हुआ था। किसका? 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है। इसके तहत फ्रांसीसी हार जाते हैं, आपके फ्रांसीसी हार जाते हैं और सीमित जगह में सिमट कर रह जाते हैं, और पूरे भारत पर राज करने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? तो अंग्रेजों को हो जाता है। अब अभी हमने बात की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जो कि आपका कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, बात की जाए, देखो सैन्य नेतृत्व की, किसकी? सैन्य नेतृत्व की। सैन्य नेतृत्व का मतलब क्या होता है? सेना का नेतृत्व। ठीक है, क्या होता है? सेना का नेतृत्व। ठीक है, सेना का जो नेतृत्व करेगा उसे क्या कहा जाएगा? सैन्य नेतृत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो बहादुर शाह जफर था, जो साथी आपका बहादुर शाह जफर था, ये इस समय क्या हो चला था? बूढ़ा हो चला था, यानी कि युद्ध में जाकर के आपके सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता था। तो इसलिए इसने क्या किया? अपने सेनापति बख्त खां को, किसको? बख्त खां को नियुक्त किया और कहा जो सेनापति बख्त खां हैं, यही से आज से आपके किसका, जो आपका स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है, इसका नेतृत्व करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा सेना का नेतृत्व। क्या पूछेगा? सेना का नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर बख्त खां माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बख्त खां। लेकिन मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? यानी कि नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व नहीं पूछा था, केवल नेतृत्व। यानी कि कहने का मतलब था कि राजा कौन था। तो उस समय उसका राइट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करी जाए लियाकत अली की, तो लियाकत अली दो हुए हैं। लियाकत अली दो हुए हैं। इसमें एक पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, जबकि एक 1857 के विद्रोह के समय। कब? 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो इस समय इन्होंने, एक व्यक्ति थे लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। कहां से? सर इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। और इस इलाहाबाद के नेतृत्व को दबाया किसने था? यह भी पूछ लेता है, दबाया किसने था? तो कर्नल नील नामक एक व्यक्ति था। कौन? कर्नल नील नामक एक व्यक्ति था। इसके द्वारा इलाहाबाद का विद्रोह दबा दिया गया था। ठीक है, और दिल्ली का जो विद्रोह था, इसको दबाया था दो व्यक्ति थे, जिनमें आपका निकोलसन और हडसन। निकोलसन की मृत्यु हो जाती है और हडसन पूर्ण रूप से दिल्ली का विद्रोह दबा देता है। तात्या टोपे की बात की जाए साथी, तो तात्या टोपे जो था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपके कानपुर और साथ साथ में झांसी, इन दोनों की सेनाओं का नेतृत्व किया था। जो कानपुर था, इनमें नाना साहब के ये तो सेनापति थे, लेकिन इनकी जो एक बहन मानते थे उनको, महारानी लक्ष्मीबाई को, तो उनका भी मदद करने कभी कभी चले जाते थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा हमने आपको ये सारी की सारी चीजें लिखित में 1857 में दिल्ली में सैन्य नेतृत्व का किसने किया? बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने। ठीक है, तो और इसको दबाया किसने था? निकोलसन ने, लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो जाती है तो हडसन ने इसको दबाया था। ठीक है, लियाकत अली जो कि विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से कर रहे थे, इसको कर्नल नील ने दबाया था। जबकि तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई का कभी कभी सहायता कर देते थे। ठीक है, और बात की जाए कैंपबेल की, तो कैंपबेल ने कानपुर में दबाया था, जबकि जनरल ह्यूरोज जो था, जनरल ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और जनरल ह्यूरोज ने जब महारानी लक्ष्मीबाई को मौत के घाट यानी कि मार दिया था, शहीद कर दिया था, तो उस समय इस व्यक्ति ने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था, जो 1857 का विद्रोह था, इन सभी नामर्दों में एक मर्दानी थी जिसका नाम था झांसी वाली रानी। यानी कि जब आपका दुश्मन आपकी क्या कर दे? आपकी इज्जत करने लगे, यानी कि आपको सम्मान से कहे, तो इस समय आपका क्या दायित्व बढ़ जाता है, यानी कि आप लोग इसके पद के ऊपर होते हैं। यानी कि जो झांसी की रानी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपको अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन जनरल ह्यूरोज ने इनको ग्वालियर में जाकर के मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, और ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन कर दिया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जगदीशपुर बिहार से। किससे? जगदीशपुर बिहार से। जगदीशपुर बिहार में दो भाई थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये वृद्ध हो चले थे, हालांकि फिर भी इन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार में दो भाई थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये वृद्ध हो चले थे, फिर भी इन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? किसने? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? साथ ही जो अवध के बादशाह थे, लास्ट बादशाह बाजिद अली को अंग्रेज गिरफ्तार कर ले गए। तो अंग्रेज जब गिरफ्तार कर ले गए, तो इनकी पत्नी थी जो बेगम हजरत महल, जिन्हें हम महक परी के नाम से जानते थे, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्या किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी पूना पैक्ट। क्या कह रहा है? पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था? क्या कह रहा है? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किस किसके मध्य हुआ था? इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो बात की जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भीमराव अम्बेडकर, देखो इसमें हुआ क्या था साथी, जब भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लैंड के महाराजा थे उनसे क्या मांगी कि हमें अलग से निर्वाचन चाहिए, क्या चाहिए, जिस प्रकार आपने मुस्लिमों के लिए क्या दिया था, 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन दिया था। क्या दिया था, 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन दिया था। उसी प्रकार दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन चाहिए। किसके लिए, दलितों के लिए। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, वो मान गया था और उसने पृथक निर्वाचन देने की बात कही थी। लेकिन गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उस समय गांधी जी थे यरबदा जेल पुणे में, तो उन्होंने जब आमरण अनशन कर दिया तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा, यानी कि वो मान गए कि हम आपसे अलग से नहीं लेंगे। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जिस प्रकार से इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग भावना पैदा करके, इनकी कारण ही था कि फूट डालो राज करो, इन्होंने मुसलमानों में एक भावना भर दी कि तुमको अलग से निर्वाचन चाहिए। तो इन्होंने 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के तहत क्या दे दिया, अलग से निर्वाचन दे दिया। इसको भी याद रखेंगे। तो उसी प्रकार क्या चाहते थे ये लोग, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहते थे। तो गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, यानी कि हड़ताल कर दी, आमरण अनशन कर दिया नर्मदा जेल में। तो भीमराव अम्बेडकर जी क्या गए, उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पूना पैक्ट हुआ था और इसकी मध्यस्थता की थी तेज बहादुर सप्रू ने। किसने, तेज बहादुर सप्रू ने। किसने, तेज बहादुर सप्रू ने। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो हमने कहा था आपसे सांप्रदायिक पंचायत, ये सारा का सारा बता दिया। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी इससे निपटने के लिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932, ये डेट याद रख लेंगे, पूछी जाती है एग्जाम में। 24 सितंबर 1932 को तेज बहादुर सप्रू की सहायता से पूना पैक्ट किया था। सर इसमें मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार अभी आपने करंट में सुना होगा कि इजराइल और यूएई के बीच जो मध्यस्थता हुई थी वो किसने की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उसी प्रकार से ये जो आपकी मध्यस्थता है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू ने की थी। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। गांधी इरविन समझौता जो कि दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और आपको बताया कि सांप्रदायिक जो पंचायत था, यानी कि अलग निर्वाचन दलितों के लिए, वो कब आया था, ये भी डेट पूछ लेता है। तो इसकी डेट याद रख लेंगे आप, 16 अगस्त 1932। कब, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको भी याद रखेंगे। और इसमें भारत में निवास करने वाले दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। क्या कह रहा है साथी, जो लॉर्ड बेलेजली था इसके साथ सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि निजाम या फिर कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने, या फिर राजा कौन था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। क्या हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सर्वप्रथम साथी 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सहायक संधि क्या होती है, जिस प्रकार से आपने अभी करंट में ज़्यादा चर्चा सुनी होगी कि जो अमेरिका है ये कहीं ना कहीं लोगों से कहता है, देशों से, जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनसे क्या कहता है कि आप लोग अपने हथियार नष्ट कर दो। जैसे यूक्रेन ने 1991 में अपने हथियार नष्ट कर दिए थे, जो परमाणु बम थे। क्या थे, जो परमाणु बम थे, ये सारे के सारे हथियार नष्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार जापान के भी नष्ट करवा दिए इसने। अभी हाल ही में करंट में चर्चा रही है, इसने दक्षिण कोरिया के भी परमाणु हथियार क्या कर दिए हैं, रद्द करवा दिए, यानी कि नष्ट करवा दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सहायक संधि करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन बाद में करता नहीं है। ये क्या करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये करता है अपने हथियार बेचता है। ठीक है, तो यही जिस प्रकार से अमेरिका वर्तमान में नीति अपना रहा है, उसी प्रकार से लॉर्ड बेलेजली, कौन, लॉर्ड बेलेजली ने 1798 में एक नीति अपनाई थी, जिसके तहत भारत में जो ही राजा, स्वतंत्र राजा रहते थे, वो सारे के सारे अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि राजा अपनी सेना नहीं रखेंगे, राजा अपना सिक्का नहीं चलाएंगे, राजा अपना मार्केट नहीं बनाएंगे, यानी कि व्यापार नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अंग्रेजों के हाथ में चलेंगी। तो इसमें सर्वप्रथम जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसी को नाम दिया था सहायक संधि। और इसी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने किए थे। कब किए थे सर, 1798 में किए थे। और अवध के नवाब की बात की जाए तो इसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए थे साथी, अवध के नवाब ने कर दिए थे आपके 1801 के आसपास। कब कर दिए थे, 1801 में अवध के नवाब ने क्या कर दिया था, आपके सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, और इसके अलावा मैसूर के राजा, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो इस समय आपके याद रखेंगे 1799। कब, 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो एक छोटे से राजा बनते हैं वहाँ के, और उन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और ग्वालियर के सिंधिया वंश ने भी
जो कि मराठा थे, इन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। और सिंधिया वंश ने कब किए थे? तो ये 1804 में किए थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहला किसने किया था ये पूछ लेगा आपसे। यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अवध पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको हम डिटेल से देखते हैं। पहले देखो, हमने डिस्कस किया सहायक संधि का निर्माण ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सर्वप्रथम 1798 में किया था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम कौन था? हैदराबाद का निजाम था, जो कि 1798 में हुए थे। अवध ने 1801 में तथा मैसूर ने कब किए थे? 1799 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था? ये एक इंपॉर्टेंट अधिनियम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको डेटें देके कि किस वर्ष आया था। ठीक है, तो इसका सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही फैक्ट्री अधिनियम क्या था? सबसे पहले तो ये बात, जो अंग्रेज थे ये नहीं समझते थे कि भारत में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, मतलब सभी को लाओ, छोटा हो या बड़ा हो उसको लाओ, उससे जी तोड़ काम करवाओ, उसको बाहर फेंक दो। ठीक है, खाने पे रखो, खाना दो और उसके बाहर छोड़ दो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, इस किसी पर रहम नहीं करते थे। लेकिन एक वायसराय था जो भारतीयों से बहुत प्रेम करता था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। और इसी लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? एक अधिनियम बनाया था, फैक्ट्री अधिनियम। इसी का नाम दिया था पहला फैक्ट्री अधिनियम। सर कब आया था? क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखेंगे 1881 में। कब आया था? 1881 में। और इस अधिनियम के तहत इसने कहा जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 7 साल के कम उम्र के बच्चे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये छोटा मोटा काम करेंगे, जैसे पानी देना है ये काम करेंगे। जो भारी वजन का काम है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का काम है, ये नहीं करेंगे 7 साल के बच्चे। और इन्होंने एक निर्धारित किया जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, 12 साल से कम के बच्चे हैं, इनके लिए इसने टाइम निश्चित कर दिया। ये यानी कि 4 घंटे या 5 घंटे ही काम कर सकते थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बच्चों के प्रति सहूलियत, और जो वृद्ध थे उनको काम से क्या कर दिया? मुक्ति दे दी। जो अंग्रेज गुलाम बना के रखते थे, ये सारे के सारे इसको क्या कर दिया? इसने बहुत अच्छे से काम किया। और इस अधिनियम के दौरान इसने रोजगार जो देता था, यानी कि काम करवाता था, तो उसमें कुछ घंटे का विराम यानी कि लंच की शुरुआत भी की थी इसने। किसकी? जैसे आप देखते हैं, जैसे आपके घर में कारीगर काम करने आता है तो वो सुबह से दोपहर तक काम करता है, बीच में लंच करता है। तो इसी लंच की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी 1881 के पहले फैक्ट्री अधिनियम के तहत। इसको भी याद रखेंगे। और ये भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने भारत के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, इसने शैक्षिक सुधार किए थे। ये 1883 में एल्बर्ट बिल लाया था, तथा 1882 में ये इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जितने भी आपके अखबार बैन किए गए थे, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1788 में, सॉरी 1878 में। कब आया था? 1878 में जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके तहत जो अखबार बंद किए गए थे, तो इसी एक्ट को ही खत्म कर दिया इसने। जो रिपन था 1878 में, जो लिटन आपका एक व्यक्ति था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, पहले वायसराय हुआ करता लॉर्ड लिटन, उसके बाद आया रिपन, ये अलग अलग है। ठीक है, तो 78 में लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत इसने क्या किया था? अखबारों पर बैन लगा दिया था। और इसके बाद रिपन आता है, तो रिपन ने ये एक्ट को ही खत्म कर दिया। ये चाहता था कि भारत में अखबार छपे और जो कमियां हैं, जो इनकी कमियां हैं अंग्रेजों की, वो आए, जिससे कि वो सुधार कर सके। ठीक है, तो रिपन ऐसा व्यक्ति था, यानी कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। और इसने क्या किया था? लंच की शुरुआत की थी और फैक्ट्री अधिनियम लाया था, जिसके लिए बच्चों को, वृद्धों को काम करने के लिए समय निश्चित किया गया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कर्जन, केनिन और इरविन का आगे चल के अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बात की जाए कर्जन की। कर्जन कौन था? 1905 में जब साथी आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? आपका कर्जन था। और इसी के विरोध में भारतीयों ने क्या चलाया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1905 के बाद कौन सा अधिनियम चला था? स्वदेशी अधिनियम चला था। इसके तहत इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में हमने बता दिया। बाल रोजगार विनिमय को इसने क्या किया था? प्रावधान किया था, यानी कि बच्चों के लिए काम ने फिक्स किया था। इसके अलावा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का वायसराय कौन था? वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कह सकते हैं, तो ये कौन था? केनिन था। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है 1904 के क्रांतिकारियों की संस्था के रूप में अभिनव भारत
की स्थापना किसने की थी? जो क्रांतिकारियों की संस्था के रूप में 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बात की जाए अभिनव भारत की स्थापना की, तो ये बी डी सावरकर ने की थी। किसने? बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने दोस्तों एक 1899 में, कब? 1899 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। और इसी मित्र मेला को इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? अभिनव भारत। इनके बारे में हम आगे चलकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये 3 भाई थे साथी। ये इतने क्रांतिकारी भाई थे। इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी केसरी पत्रिका पढ़ी और इसमें क्या कर दिया इन्होंने 1896 में पुणे का डीएम था उससे प्रेरित होकर पुणे के डीएम जॉर्ज रैंड की हत्या कर दी। क्या कर दी? जॉर्ज रैंड की हत्या कर दी। तीनों भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ये सारे के सारे तीनों भाइयों ने मिलकर के पुणे का जो डीएम था जॉर्ज रैंड, इसकी हत्या कर दी। और ये भारतीय इतिहास की पहली राजनीतिक हत्या थी। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय इतिहास में पहली राजनीतिक हत्या कब हुई या किसकी हुई? तो हुई थी आपकी 1896 में, और हुई किसकी थी? तो जॉर्ज रैंड की हुई थी। ये भी याद रखेंगे, जो कि पुणे का डीएम था। इसके अलावा बात की जाए बी डी सावरकर की, हमने आपको बता दिया 1999 मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी और इसी को 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था, ठीक है। और बात करें प्रफुल्ल चाकी की, तो प्रफुल्ल चाकी ने 1907 में, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंट है, याद रखेंगे 1907 नहीं होगा 1908 होगा। 1908 में जब आपका मुजफ्फरनगर बम कांड हुआ था, कौन सा? मुजफ्फरनगर बम कांड हुआ था। इसी बम कांड में क्या हुआ था साथी? इन्होंने किंग्सफोर्ड, उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था किंग्सफोर्ड, इसी को गाड़ी पर बम फेंक दिया और इसको मारने की कोशिश की थी। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। लेकिन ये ऐसा करने में असफल रहे और आपका जो किंग्सफोर्ड था वो बच गया, लेकिन इसकी पत्नी और इसकी बेटी मारी गई थी, ठीक है, इसी में। तो मुजफ्फरनगर बम कांड के दौरान प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन इस हत्याकांड में खुदीराम बोस जो थे मात्र 19 साल की अवस्था में इनको फांसी पर चढ़ा दिया। साथ ही जिस उम्र में हम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं पढ़ाई छोड़कर, उसी उम्र में खुदीराम बोस आपके भारत के अपने वतन के प्यार के लिए कहाँ चढ़ गए थे? फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे, ये आपके लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है? अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। कब हो जाएगा साथी? इसको याद रखेंगे, अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना स्वामी सहजानंद, कौन थे? स्वामी सहजानंद नामक व्यक्ति था। कौन था? स्वामी सहजानंद नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 1938 की बात की जाए तो आगे चल के इनका अध्ययन करते हैं। देखो कह रहा है अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने 1936 में की थी तथा इसके प्रथम सचिव कौन थे? एन जी रंगा बने थे। कौन? एन जी रंगा। तथा 1938 की बात की जाए तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसके अलावा 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसके बाद एक नए दल की स्थापना की जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक को नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा वर्ष 1940 की बात की जाए तो सर इस वर्ष क्या हुआ था? 1940 में कांग्रेस नहीं जो इंग्लैंड की सरकार थी उन्होंने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को भेजा था। किसने? इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव भेजा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद करने की बात की थी और इसी में गांधी जी ने कहा था इसको पोस्ट डेटेड चेक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो वो शायद 1942 का अधिनियम था जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आपका 1940 में आया था। इसको भी अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आज का सुपर 10 का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और जानकारी आपको चाहिए, यदि नई जानकारियाँ मिल रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है साथी, जब भी हम आपके लिए क्लास लाएंगे तो ये सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचा देगी, ठीक है। और माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ा टेक्निकल इशू के चलते क्लास लेट हो चुकी थी। मैंने सोचा फिर क्लास ना लूँ, लेकिन मैंने कहा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लास तो बनानी ही जरूरी है। तो देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल। जय हिंद।